अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको आम अल्फाज में मर्दाना कमज़ोरी भी कहा जाता है। मर्दाना कमज़ोरी में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जो आजकल लेटेस्ट रिसर्च हुई है उससे ये बात सामने आई है कि अगर किसी मर्द को मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आना शुरू हो गया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको आने वाले वक्त के अंदर दिल का दौरा या दिल का अटैक, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर वजूहात मर्दाना कमज़ोरी की खून की शरेयानों से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह की खून की शरेयानें जो मर्दाना कमज़ोरी करवाती हैं, उसी तरह की खून की शरेयानें आपके दिल के अंदर भी होती हैं। तो अगर आपकी नफ्स की खून की शरेयानें बंद हो रही हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले वक्त में आपके दिल की शरेयानें बंद होने का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए अब ये कहा जाता है कि मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी वार्निंग हो सकती है कि आने वाले वक्त में आपके दिल का अटैक होने का भी आपको ख़तरा है। तो उसको टाइमली उसको डायग्नोस करना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मर्दाना कमज़ोरी होती है या मर्दाना तनाव का मसला होता है, वो उसकी क्या इकसाम है। उसकी तीन मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक होती है साइकोजेनिक, यानी कि जिसके अंदर कोई ख़ास वजह नहीं होती जिसका इलाज किया जाए, बस एक नफ्सियाती तनाव की वजह से मर्दाना कमज़ोरी होने लग जाती है। दूसरी होती है ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू हो गई है, तो उसका अगर इलाज किया जाए तो मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो जाती है। और तीसरी एक किस्म होती है जिसके अंदर साइकोजेनिक और ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये दोनों ही साथ साथ चल रही होती हैं। तो मरीज़ का नफ्सियाती इलाज करना भी ज़रूरी होता है और अद्वियात से इलाज करना भी ज़रूरी होता है इनमें। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं जो किसी मर्द के अंदर तनाव का मसला करवा सकती हैं। उसमें सबसे पहली वजह जो है वो वैस्कुलोजेनिक है, यानी कि जो खून की शरेयानें हैं उनका बंद होना या उनके अंदर ख़राबी आ जाना है। ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज़ है, सबसे आम कॉज़ है। जो खून की शरेयानें हैं वो किन बीमारियों के अंदर या किन वजूहात से बंद हो सकती हैं। वो वजूहात हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है तो उसमें ये मसला हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसमें ये मसला हो सकता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है आपका, तो उसकी वजूहात से भी शरेयानों का मसला हो सकता है, क्योंकि ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि खून की शरेयानों को तंग करती हैं। और तंग करने का मकसद ये है कि उनका जो ल्यूमेन है, जो उनका रास्ता है, उसको नैरो कर देती हैं, जिसकी वजह से खून की रवानी में मसला आता है। और जिस तरह जिस्म का कोई और अज़ा इन खून की रवानी ना होने की वजह से डैमेज हो सकता है, उसी तरह नफ्स भी जो है उसमें सेम चेंजेस या सेम डैमेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरी और कॉमन वजह है वो है न्यूरोजेनिक, यानी कि जो आपकी नाड़ें हैं उनका मसला हो जाना। ये लेस कॉमन है, शरेयानों से, खून की शरेयानों से कम ये चीज़ देखी जाती है। इसमें कॉमनेस्ट कॉज ये होते हैं कि फिर आ जाती है डायबिटीज़। जैसे शुगर के अंदर नाड़ों का मसला हो सकता है, ऐसी नाड़ें जो कि आपके नर्व्स को सप्लाई कर रही हैं, सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ अगर फालिज का अटैक है तो उसमें ये मसला हो सकता है। इसके साथ साथ अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या और ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल या नाड़ों से मुतालिक, असाब से मुतालिक बीमारियां हैं जो कि इसको करवा सकती हैं। फिर एक कॉमन वजह है, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और उन अद्वियात की वजह से लोगों को नफ्स के तनाव का मसला आना शुरू हो जाता है। वो अद्वियात कौन सी हैं? वो अद्वियात हैं, एक जो ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल की जाती है जिसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं, वो एक बड़ी कॉमन दवाई है जो कि तनाव का मसला करवा सकती है आप। इसके साथ साथ कुछ डिप्रेशन की भी अद्वियात हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाती हैं, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, नॉरट्रिप्टेलिन, एमिट्रिप्टेलिन वगैरह, और SSRIs आ जाती हैं जिनको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हमने पहले भी इससे पहले डिस्कस किया था कि साइकोजेनिक यानी कि नफ्सियाती वजूहात भी हो सकती हैं। और ये देखा गया है कि 70 से 80% जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दों के अंदर देखा गया है वो साइकोजेनिक ही होता है, यानी नफ्सियाती वजूहात की वजह से ही आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी मर्द को तनाव का मसला है तो उसका इन्वेस्टिगेशन या उसके टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं जिससे उसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और उसका इलाज
प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ये जो आप पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं, उससे सवालात करते हैं, तो उसी से आपकी 70 से 80% वजह आपके सामने आ जाती है जिसकी वजह से किसी मरीज़ को तनाव का मसला हो सकता है। इसके साथ साथ एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक चीज़ है, एक क्वेश्चनेयर है या एक परफॉर्मा है, एक फॉर्म है जो मरीज़ों से अक्सर फिल करवाया जाता है और डॉक्टर्स अक्सर यूज़ करते हैं जो एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। उसको IIEF कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन। ये एक क्वेश्चनेयर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। ये आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपको जो तनाव का मसला है वो वाकई ही ऑर्गेनिक इशू है या वो साइकोजेनिक इशू है। इसके साथ साथ कुछ टेस्ट हैं जो हर मरीज़ के किए जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसका इलाज किया जाए तो ये तनाव का मसला हल हो जाए। उसके अंदर एक HbA1c का टेस्ट है जो कि पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड बता देता है। इसके साथ साथ एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट किया जाता है जो आपकी खून की शरियानों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है उसका टेस्ट भी साथ साथ किया जाता है और कभी कभी थायराइड प्रोफाइल यानी कि जो गले के अंदर गदूद होती है, एक थायराइड जिसको कहते हैं, उसका टेस्ट भी अक्सर करना पड़ जाता है। इन सारे टेस्ट के साथ अक्सर आपको वजह मिल जाती है कि किसी मर्द को तनाव का मसला या इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है। इसके अलावा कुछ और एडवांस टेस्ट भी हैं जो किए जाते हैं। उनमें ये है कि अक्सर डॉपलर कर लिया जाता है, एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड है कि जो ये देख लेता है कि जो नफ्स के अंदर जो शरियाने हैं जो उसको खून की सप्लाई दे रही हैं उनका लेवल कैसा है, उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। एक अल्ट्रासाउंड की तरह की मशीन होती है, प्रोब है, उसको इस्तेमाल करके ये देखा जा सकता है। इसके साथ एक और टेस्ट है जो कि अक्सर किया जाता है, वो पेनाइल इंजेक्शंस का है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो नफ्स है उसके अंदर कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उसमें तनाव आ जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद तनाव किस हद तक आ रहा है। उससे भी अक्सर ये तशख़ीस हो जाती है कि तनाव का मसला नाड़ों की वजह से है या खून की सप्लाई कम होने की वजह से है या साइकोजेनिक है यानी कि नफ्सियाती तौर पे है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी मर्द को तनाव का मसला है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। तो इसके इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात है वो ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि वो उसको किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। और अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप उस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, उस मसले को आइडेंटिफाई कर लें जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो 70 से 80% जो लोग हैं वो सिर्फ उस बीमारी का या उस डिज़ीज़ का इलाज करने से ही बेहतर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मरीज़ को शुगर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, तो उसकी शुगर का इलाज सही तरीके से किया जाए। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो यूरिक एसिड का इलाज किया जाए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज किया जाए। अगर थायराइड के हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस हार्मोन का इलाज किया जाए। इसके साथ साथ अगर उसको साइकोजेनिक या नफ्सियाती तौर पे ये मसले आ रहे हैं तो उसको उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको कुछ ऐसी अद्वियात दी जाए कि जो उसका ये जो साइकोलॉजिकल इशू है वो भी एड्रेस किया जा सके उसके साथ। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी किसी मर्द की जो तनाव का मसला है वो ठीक नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर और भी तरीक़ेकार हैं इसका इलाज करने के, जिसमें सबसे पहले तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनको PDE5 इनहिबिटर्स कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज E5 इनहिबिटर्स, जो कि बड़ी अक्सर लोगों को पता भी होती हैं उनके बारे में, जिसको सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, वर्डेनाफिल और बहुत सारी नामों से ये आती हैं। पाकिस्तान में मुश्किल से अवेलेबल है क्योंकि पाकिस्तान में ये अभी तक ब्रैप अप्रूव नहीं है, तो पाकिस्तान में अक्सर ये ब्लैक मिल रही होती हैं। तो उसके लिए कोशिश की जा रही है, जो हमारी एंड्रोलॉजी सोसाइटी है वो भी इसके ऊपर लगी हुई है, तो उम्मीद है कि बेहतर तरीके से उसकी कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और कंट्रोल्ड जो सप्लाई है वो किसी तरह से मेंटेन की जा सकेगी। तो ये कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि अगर मरीज़ को दी जाती हैं, ये ऑन डिमांड इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जिस दिन उसको ज़रूरत हो तो उस दिन ये दवाई वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ऑन डिमांड से ज़्यादा अगर इसको डेली तौर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे तौर पे देखे जा सकते हैं। अगर अद्वियात के साथ भी ये मसला हल नहीं हो रहा तो और भी तरीक़ेकार हैं इस मसले को हल करने के, जिसमें एक तरीक़ाकार ये है जो मैंने आपको तशख़ीस में ही बताया था कि कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि नफ्स के अंदर लगाए जाते हैं। उस इंजेक्शन से वक्ती तौर पे एक बड़ा अच्छा तनाव आ जाता है।
ये जो इंजेक्शंस हैं इनके दो काम हैं। एक तो ये है कि ये तशख़ीस करने में भी हेल्प करते हैं और ये ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। तो उसमें फिर ये है कि इंजेक्शन लगा के पेशेंट का रिस्पांस देख लिया जाता है। अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा है इंजेक्शन के ऊपर तो मरीज़ को इंजेक्शन लगाना सिखा दिया जाता है, तो वो हस्बे ज़रूरत या जब उसको ज़रूरत हो तो वो इंजेक्शन लगा लेता है और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। और एंड पे अगर दवाइयाँ और इंजेक्शन के बावजूद भी मरीज़ का इलाज सही तरीके से ना हो रहा हो या मरीज़ ठीक ना हो रहा हो, फिर आखिरी ऑप्शन बचती है पेनाइल इम्प्लांट, यानी कि मसनूई तौर पर अंदर कुछ ऐसे नफ्स के अंदर रॉड्स डाल दिए जाते हैं जिसके साथ एक इरेक्शन मेंटेन की जा सकती है। ये दो इकसाम में आते हैं। एक सेमी रिजिड आता है कि जो एक पोजीशन मेंटेन रखता है अपनी, और एक इन्फ्लेटेबल आता है, यानी कि उसका जब ज़रूरत हो तो उसमें हवा भर के उसका तनाव अचीव किया जा सकता है नफ्स का, और फिर जब आपका ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप उसको तनाव को फिर दोबारा से ख़त्म कर सकते हैं। ये इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट है। तो इसका इलाज का यही तरीकाकार है कि सबसे पहले बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाए, बीमारी का इलाज किया जाए। उसके बावजूद अगर इलाज नहीं हो रहा तो कुछ अद्वियात पे पेशेंट को डाला जाता है। अगर अद्वियात से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो इंजेक्शन की तरफ जाया जाता है। इंजेक्शन से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो जो लास्ट रिजॉर्ट है या आखिरी ट्रीटमेंट है वो पेनाइल इम्प्लांट की है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेनाइल इम्प्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल है। बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज़ को कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ ये प्रोसीजर या ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।